हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिडाइज। आज हमारा क्लास नंबर 31 है। इसमें हम जो यूपीएससी सीएससी 1000 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहे थे प्रीलिम्स 2023 के लिए, तो आज उसका ये सीरीज नंबर 31 है। इसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड पिरामिड आइज के साथ अपने प्रिपरेशन को एंड प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स प्रिपेयर प्रैक्टिस विद पिरामिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं एंड नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास के पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेफरेंस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो एमजी नरेगा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, under the scheme, wage seekers receive their wage directly in their bank accounts. ये जो काम करते हैं उनको जो पेमेंट होता है डायरेक्ट उनको बैंक अकाउंट जो लिंक रहता है तो उसमें उनका अकाउंट जाता है। मोर देन 90% पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू ही जाता है। जिनका बैंक अकाउंट नहीं है तो उनको बाय हैंड दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, करंटली वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इज लेस देन 33%। नहीं, वुमेन पार्टिसिपेशन रेट मोर देन 33% है। प्रिसाइजली मोर देन 50% के आसपास क्या है, वुमेन पार्टिसिपेशन रेट है। तो पॉइंट 2 गलत हो जाता है। पॉइंट 2 गलत होते ही हमारा आंसर मिल चुका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A minimum of 60% of work in a district is to be in the nature of products asset linked to agriculture and allied activity। जो मिनिमम 60% वर्क है वो क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज को जाएगा जो 60% वर्क है। तो पॉइंट नंबर सी 1 एंड 3 आर करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एमजी नरेगा एक्ट आया था 2005 में, तो ये क्या करता है, एनहांसिंग लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। मतलब 100 दिन का काम गारंटीड मिलेगा। अगर नहीं मिला आपको तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन 15 डेज आपको काम मिलेगा, नहीं मिला तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो बेकारी बनता है वो आपको मिलेगा। एंड 60% काम क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में होगा। एंड 99% ये जो पेमेंट होता है ये बैंक ट्रांसफर होता है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसे कहते हैं, तो डीबीटी के अंदर ही 99% ट्रांजेक्शन होता है। एंड वुमेन पार्टिसिपेशन मोर देन 33% है। मोर प्रिसाइजली 50% के आसपास वुमेन्स पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम का, तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन मिथानॉल। यहाँ पे ग्रीन मिथानॉल के बारे में पूछा गया है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। यस, जो ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करके जो प्रोड्यूस होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रीन मिथानॉल कहेंगे। एंड ग्रीन हाइड्रोजन किस कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ग्रीन एनर्जी से, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसी से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। पॉइंट नंबर 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट कैन बी यूज्ड एज लो कार्बन लिक्विड फ्यूल इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ये मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में ये यूज होता है। पॉइंट नंबर 2 भी सही है। कंबंशन ऑफ ग्रीन मिथानॉल विद अब जीरो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जीरो एमिशन नहीं है, ये लो कार्बन एमिशन टेक्नोलॉजी है। लो कार्बन एमिशन टेक्नोलॉजी है, तो जीरो एमिशन नहीं है। पॉइंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मिथानॉल, जैसे ब्राउन मिथानॉल है, ये कोल को बेस करके बनाया जाता है। एंड ग्रे मिथानॉल नेचुरल गैस यूज करते हैं उसमें। ब्लू मिथानॉल में क्या है, जो हाइड्रोजन इन कॉम्बिनेशन ऑफ और जो कैप्चर CO2 कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं, कार्बन कैप्चर स्टोरेज से जो जिसको यूज करके जो मिथानॉल बनता है वो ब्लू मिथानॉल है। एंड ग्रीन मिथानॉल प्राइमरली रिन्यूएबल एनर्जी से एंड ग्रीन हाइड्रोजन से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली क्या क्या है न्यूज में क्या था, एनटीपीसी ने टेक्नोमोल्ट के साथ मिलके इंडिया में कमर्शियल स्केल पे जो ग्रीन मिथानॉल है उसका प्रोडक्शन के लिए एमओयू साइन किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स एंड मेनी मोर थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शैडो जोन्स इन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में शैडो जोन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पी वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड बियॉन्ड 104 डिग्री लैटिट्यूड। जो 104 डिग्री है, फोकस से 104 डिग्री के लैटिट्यूड के बाद क्या है, पी वेव नहीं मिलता है।
तो नहीं, ये मिलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ए स्वेव कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड आउटर कोर, पास कर सकते हैं, पी वेव नहीं पास कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पी वेव शैडो जोन है, क्योंकि 104 के बाद ये 105 डिग्री है, इसके बाद पी वेव नहीं दिखते हैं। एंड फिर कहाँ पे दिखते हैं, 145 डिग्री के बाद दिखते हैं। ये है फोकस, इसको हम क्या कहते हैं, ये है फोकस ऑफ अर्थक्वेक। फोकस से 105 डिग्री जो करता है, 105 टू 145 डिग्री के अंदर क्या है, पी वेव शैडो जोन बनता है। एंड एस वेव शैडो जोन कहाँ बनता है, 105 डिग्री के बाद, और नहीं कहीं पे भी नहीं मिलते, क्योंकि एस वेव क्या है, ये जो कोर है इसको पेनेट्रेट करके आगे नहीं आ पाते, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोसिस्टम स्पेस बोर्न थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेस स्टेशन। तो इको स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इको स्ट्रेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रीजन्स एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स। ये ग्लोबल हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स को स्टडी नहीं करता है, ये क्या करता है, ये प्राइमरीली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो थर्मल एक्सपेरिमेंट है, रेडियो थर्मल रेडियोमीटर एक्सपेरिमेंट है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माउंट है। एंड यह क्या करता है, जो लिविंग प्लांट्स है, तो प्लांट्स में कितना रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसी को ये मॉनिटर करता है। एंड ये क्या है, ये इसरो का इनिशिएटिव नहीं है, ये ओनली नासा का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन पीपल लॉसेस वाटर थ्रू देयर पोर्स इट इज कॉल्ड स्वेटिंग। जो पसीना हम लोग का निकलता है, उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, उससे क्या होता है, वाटर निकलता है किसका, प्लांट में। तो ट्रांसक्रिप्शन को जो है, उसी को ये जो इको स्ट्रेस है इसको मॉनिटर करता है। ये नासा का एक इनिशिएटिव है, ना कि इसरो का ये इनिशिएटिव है। Let's go to our next question, question number 5. Which of the following are a part of charged expenditure from the Consolidated Fund of India? आप सभी को पता होगा, तीन टाइप के फंड होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, एक कॉन्टीजेंसी फंड है, कॉन्टीजेंसी फंड जिसे हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं, एंड तीसरा टाइप है पब्लिक अकाउंट्स। तो यहाँ पे CFI जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके बारे में पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द राइजिंग बॉन्ड लोन्स एंड द सर्विस एंड रिडीम्शन ऑफ डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट जो डेप्ट लोन लेता है, तो उसको रिडीम्शन अगर करता है, तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर है क्या कंसोलिडेटेड फंड में, ये वो चार्ज एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। पॉइंट नंबर 2, एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड बाय द कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट का जजमेंट हो, तो उसको फुलफिल करने के लिए अगर कोई मनी चाहिए, तो वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर काउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। पॉइंट नंबर 2 भी सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी काउंट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट का एमुलमेंट अलाउंसेस, ये चार्ज है एक्सपेंडिचर, जो चार्ज एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सैलरी अलाउंसेस किसका, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG, चेयरमैन ऑफ UPSC, ये इनका ये सारे क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेंशन ऑफ हाई कोर्ट्स भी, हाई कोर्ट जजेस का भी क्या है, ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सुप्रीम कोर्ट का, CAG का एंड UPSC का, ये सारे चार्ज एक्सपेंडिचर है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा नॉन डेप्ट चार्ज, जो द डेप्ट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, मतलब जो लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, तो उसको रीपेमेंट करने के लिए भी ये चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आप ला सकते हैं। एंड एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो मनी चाहिए, ये भी कंसोलिडेटेड फंड में आएगा, चार्ज एक्सपेंडिचर में ही आएगा। एंड पार्लियामेंट चाहे तो किसी को भी चार्ज एक्सपेंडिचर में ला सकता है अपनी बाई लॉ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन बिटवीन राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल SLC एंड राज्यसभा के डिफरेंस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा हैज इक्वल पावर टू दैट ऑफ लोकसभा व्हाइल लेजिस्लेटिव असेंबली हैज नॉट। यस, ये सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली हैज नॉट। असेंबली, ये काउंसिल, ये मिसप्रिंट हो गया, काउंसिल, काउंसिल के पास इक्वल पावर नहीं है असेंबली के, और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है ऑर्डिनरी बिल के लिए। काउंसिल क्या है, प्राइमरी सबऑर्डिनेट करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो यहाँ पे पॉइंट 1 सही हो जाएगा। पॉइंट 2, इन केस ऑफ मनी बिल राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आर सबऑर्डिनेट टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्पेक्टिवली। मनी बिल में राज्यसभा
एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट है, तो ये भी सही हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, जो राज्यसभा है एंड जो लोकसभा है, ये ऑर्डिनरी बिल में तो सेम इनका पावर है, बट जो एसएल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनका पावर नॉट इक्वल नहीं है। ऑर्डिनरी बिल में भी, कोई भी सा बिल में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ इक्वल नहीं है। असेंबली जब भी चाहे काउंसिल को क्या कर सकता है, डिसमेंटल कर सकता है, बट ये भी एक परमानेंट बॉडी है, तो इसको असेंबली चाहे तो इसको क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। एंड 14 डेज का नोटिस चाहिए इन केस ऑफ मनी बिल, बोथ असेंबली एंड राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मनी बिल में क्या है, इन केस ऑफ मनी बिल ये इक्वल पावर होल्ड नहीं करते लोकसभा से एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। इनमें लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है, मोर पावर इसे दिया गया है, लोकसभा को दिया गया है इन केस ऑफ मनी बिल। एंड विद इन 14 डेज अगर राज्यसभा देते हैं अपना रिपोर्ट तो सही है, नहीं तो वो कंसिडर मान लिया जाएगा। एंड अगर राज्यसभा अपना रिकमेंडेशन भी देते हैं तो वो भी बाइंडिंग नहीं है, लोकसभा अपने हिसाब से काम कर सकता है। एंड ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए फुल टर्म मेंबर ऑफ राज्यसभा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइकली टू प्लेस। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर क्या है, राज्यसभा के मेंबर है, फुल टाइम मेंबर है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ही विल बी एबल टू वोट व्हेन ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज टेकन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें पता है ये ओनली लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में डिस्कशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो राज्यसभा के मेंबर है ये यहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बस लोकसभा के मेंबर ही करेंगे, तो कौन नंबर गलत हो जाएगा। हिज टर्म एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो मेंबर ऑफ लोकसभा से उनका टर्म ज़्यादा रहेगा, क्या ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोकसभा का 5 ईयर टर्म है एंड राज्यसभा का कितना टर्म है, राज्यसभा का 6 ईयर टर्म है, तो ऑब्वियसली 1 साल ज़्यादा रहेगा, तो पॉइंट नंबर 2 सही है। पॉइंट नंबर 3, he will not be able to speak in the Lok Sabha during the discussion of budget। नहीं, वो डिस्कशन में बोल सकते हैं बट वोट नहीं कर सकते, क्या वोट नहीं कर सकते, वहाँ पे डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो पॉइंट नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए मिनिस्टर who is member of one house of parliament has the right to speak and take part in the proceeding of the other house। कोई भी मिनिस्टर हो वो क्या कर सकता है, एक हाउस का मेंबर है तो वो दूसरे हाउस में भी जाके प्रोसीडिंग में भाग मतलब हिस्सा ले सकता है, बट क्या नॉट वोट नहीं कर सकता, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है। तो इसीलिए पीएम भी क्या कर सकते हैं, जो बजट का डिस्कशन है उसमें टेक पार्ट तो ले सकते हैं, बट कैन नॉट वोट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे पीएम जो फुल टाइम मेंबर है राज्यसभा का, वो 6 ईयर टर्म का टाइम पीरियड वो रहेंगे एमपी, क्योंकि राज्यसभा का टेन्योर ही 6 ईयर का है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर 9777040608 को डायल करके। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं अभी कुछ मिल सकता है क्या। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो यूपी में ही है। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यूपी में है। सुहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यूपी में है। फिर कतना घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यूपी में है। चलो, तो कोई यहाँ से नहीं हो रहा है। द एरिया वाज मेड ए हंटिंग प्रिजर्व फॉर द रूलर्स ऑफ बनारस। बनारस के रूलर के लिए ये हंटिंग का काम में आता था। एंड यहाँ पे गिर टाइगर फॉरेस्ट से क्या है, गुजरात से लायन को इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे आंसर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि यहीं पे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो गिर टाइगर रिजर्व है गुजरात में, तो वहाँ से ट्रांसलोकेशन किया गया था टाइगर का, सॉरी लायन का। बट ये क्या हुआ, यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, ये मिस्ट्रिकली डिस्गाइज हो गए, मतलब ये कहाँ गायब हो गए ये यहाँ पे पता ही नहीं चला किसी को। तो यहाँ पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंसर हो जाएगा। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। बाकी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक रामसर साइट भी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एंड आगे सुहेलदेव एंड बाकी सारे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
विथ रेफरेंस टू अर्बन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। अर्बन लोकल गवर्नेंस के बारे में इंडिया में पूछा गया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अंडर डीपीएसपी द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी आर्टिकल 40 डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज म्युनिसिपैलिटीज। नहीं, आर्टिकल ऑर्गेनाइज म्युनिसिपल नहीं, ये पंचायत राज है, ग्राम पंचायत। तो पॉइंट नंबर 1 गलत हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 गलत होते ही आंसर अभी तक नहीं मिला है, 2 दोनों में है, 2 सही हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर नगर पंचायत, नगर पंचायत के बारे में दिया गया है जो कि ट्रांजिशन जोन है अर्बन और रूरल में, सही है। पॉइंट नंबर 3, आज पर द 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल पाउंड्स आर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। तो क्या ये सही है? यस, ये सही है। तो 12th शेड्यूल में ये मेंशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीपीएसपी पार्ट 4 में जो है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, तो उसमें आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत के बारे में वो कहता है। एंड जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, ये क्या कहता है? ये म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करवाता है। तो उसमें म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नगर पंचायत, 3 टाइप का वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कहता है। तो नगर पंचायत जो कि ट्रांजिशन जोन है अर्बन एंड रूरल एरिया में, एंड म्यूनिसिपल काउंसिल क्या है? सेमी जो स्मॉल अर्बन एरियाज है उसमें ये म्यूनिसिपल काउंसिल आते हैं। एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लार्जर अर्बन एरियाज है उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई कमिट कैंपेन, ये हैशटैग आई कमिट रिसेंटली न्यूज में था, तो वो क्यों था? क्वेश्चन नंबर 10, तो ये एनर्जी रेजिलियंट फ्यूचर बनाने के लिए ये हैशटैग आई कमिट कैंपेन लॉन्च किया गया था। तो इसको कौन लॉन्च करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको लॉन्च करते हैं। कब लॉन्च करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, उसी दिन ये हैशटैग आई कमिट कैंपेन लॉन्च करते हैं। तो इसमें इसका प्राइमरी एम क्या है? तो ये क्या है? ऑल जो स्टेक होल्डर है एंड इंडिविजुअल है उनको क्या करेगा? जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए उनको प्रमोट करवाएगा। एंड ये जो फ्यूचर एनर्जी रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए ये प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन, ये इकोलॉजिस्ट टर्म है, ये क्यों यूज, मतलब क्या है ये सारे? तो ये डिस्क्राइब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पॉइंट नंबर ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आर सिलेक्शन क्या है, के सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आर सिलेक्शन स्पीसीज एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज। आर सिलेक्शन में अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, डेंसिटी ऑफ एंड इंडिपेंडेंस है, एंड स्टेबल एनवायरनमेंट में के सिलेक्टेड स्पीसीज अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म जो है आर सिलेक्टेड में आते हैं। लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन किस में आते हैं? तो के सिलेक्टेड स्पीसीज में ह्यूमन आते हैं। आर सिलेक्टेड में मेनी ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, बट क्या है? लेस सर्वाइव्ड, बहुत ज़्यादा तो प्रोड्यूस होते हैं बट उनमें से कम क्या करते हैं? सर्वाइव होते हैं। बट के सिलेक्टेड में क्या है? फ्यू तो उसमें क्या करते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, फ्यू स्पीसीज होते हैं। जैसे ह्यूमन के कितने बच्चे होते हैं? 2-4 ही बच्चे, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6-7 बच्चे हो जाते हैं पुराने टाइम में। तो बट उनमें से सर्वाइव भी बहुत सारे करते हैं। एंड बाकी सारे इसके जो डिटेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, तो यहाँ पे चोला पीरियड के बारे में पूछा गया है। द कास्ट सिस्टम वाज वाइडली प्रिवलेंट इन चोला टाइम पीरियड, तो ये कास्ट सिस्टम वाइडली प्रिवलेंट था चोला टाइम पीरियड में। एंड पॉइंट नंबर 2, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज नॉन एग्जिस्टेंस एमंग रॉयल्स, नहीं सती का प्रैक्टिस यहाँ पे होता था। तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलूर इंस्क्रिप्शन है ये क्या कहते हैं? तो जो राजा राजा चोला वन है उनकी मदर एंड राजेंद्र चोलों की जो क्वीन थी, ये सारे सती प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड ये जो कास्ट सिस्टम यहाँ पे प्रोमिनेंट था, ब्राह्मणिज्म एंड क्रिश्चियन को स्पेशल स्टेटस यहाँ पे मिला हुआ था, ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। Which of the following statement best describe the quantum coherence? Quantum coherence के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या है quantum coherence? ऑप्शन ए, it deals with the idea that all objects have wave-like properties. Yes, यही है quantum coherence। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं quantum coherence it deals with the idea that all objects have wave-like properties। मतलब quantum coherence क्या कहते हैं? जितने ऑब्जेक्ट भी है in the universe इनका wave properties है। And it states that if an object's wave-like nature is split into two, जब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, then the two waves may coherently inference with each other। तो and in such a way as to form a single state, मतलब मान लीजिए ये वेव जा रहा है एंड ये स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं
एंड ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दोनों पार्ट में कुछ सिमिलरिटी रहेगा, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट इसी को कहते हैं। तो ये वही कहते हैं, क्वांटम कोहेरेंस भी यही कहता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन इज फेमसली रिप्रेजेंट बाय स्क्रोडिंजर। स्क्रोडिंजर इसको सुपर रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो क्यूबिट है तो ये 0 और 1 रिप्रेजेंट करते हैं क्यूबिट को। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है वही मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, एंटेंगलमेंट क्या है। एंड सुपर पोजिशन एंड क्यूबिट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिपोजिटरीज। डिपोजिटरीज इंडिया में क्या है, तो ये क्या है, अल्टरनेटिव ऑफ बैंक से। ऑफ बैंक से इसके लिए फॉर सिक्योरिटीज। जो स्टॉक मार्केट में जो बैंक जो स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह जो होता है तो वो डिपोजिटरीज उसे कहते हैं। दीज आर इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, पॉइंट 1 सही है। These are only two registered depositories in India. There are only two depositories. Yes, इंडिया में दो ही डिपोजिटरीज है। एंड डिपोजिटरीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करते, ये सेबी रेगुलेट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। पॉइंट 3 गलत होते ही आंसर ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मेजर डिफरेंस है बैंक एंड डिपोजिटरी में। ये क्या करते हैं, बैंक में आप अकाउंट होल्ड करते हैं एंड डिपोजिटरी में सिक्योरिटीज अकाउंट होल्ड करते हैं। बैंक में कौन सा अकाउंट, फंड अकाउंट, पैसा आप बैंक में रखते हैं एंड सिक्योरिटीज को डिपोजिटरी में रखते हैं। ये है इनका बेसिक डिफरेंस एंड बाकी आप नोट कर सकते हैं। एंड दो ही डिपोजिटरी इंडिया में है। पहला तो है NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL। एंड ये डिपोजिटरीज एक्ट 1996 के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रपोज्ड ग्लोबल ब्लू फ्यूल अलायंस। ग्लोबल ब्लू फ्यूल अलायंस जो कि प्रपोज है, अभी तक ये लॉन्च नहीं किया गया है, उसके बारे में हमें पूछा गया है। इट हैज बीन प्रपोज बाय यूरोपियन यूनियन इन पार्टनरशिप विद। ये गलत हो जाता है। ये प्रपोज किया है किसने, इंडिया ने प्रपोज किया है फॉर G20 समिट जो इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 में, तो उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये ऑन द लाइन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लाइन पे ये बनाया गया है। It aims at facilitating cooperation and intensifying the use of sustainable biofuels, including in the transportation sector. Yes, ये सही है। ये बायोफ्यूल्स के यूज के लिए क्या जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2 ओनली इज द राइट आंसर। तो ये न्यूज में क्यों था, जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी साहब, उन्होंने जो इंडिया एनर्जी वीक था उसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में कॉन्सेप्टलाइज किया है। एंड ये क्या है, ये G20 समिट में ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये प्लान अभी तक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल। यहाँ पे कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, atmosphere is the reservoir of the carbon cycle whereas earth crust is the reservoir of the phosphorus cycle। ये बिल्कुल ही सही है। जो कार्बन साइकिल है ये एटमॉस्फेयर में कार्बन जाता है एंड वो आके फिर अर्थ के क्रस्ट में स्टोर होते हैं, फिर अर्थ से वो निकलते हैं, फिर एटमॉस्फेयर में जाते हैं। ये कार्बन साइकिल है। एंड फास्फोरस साइकिल क्या है, ये एटमॉस्फेयर पे नहीं जाता है, ये अर्थ क्रस्ट में ही प्राइमरी रह जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सही है। एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ कार्बन थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन फास्फोरस इन इट। ये यहाँ पे गलत हो जाते हैं। कार्बन बारिश की वजह से कोई अंतर नहीं होता, बट फास्फोरस क्या है, जो लैंड पे फास्फोरस पड़ा रहता है, जब बारिश होता है ये क्या होता है, ये और अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक है गैसियस साइकिल, एक है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में कौन आ जाएगा, कार्बन साइकिल आ जाएगा गैसियस साइकिल में। एंड सेडिमेंट्री साइकिल में फास्फोरस साइकिल आ जाता है, किसमें, सेडिमेंट्री साइकिल में आ जाता है। एंड कार्बन साइकिल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन साइकिल, ये कार्बन यहाँ पे इससे रिलीज होता है, ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, प्लांट उसको कंज्यूम करेगा एंड उसको फिर स्टोर कर देगा। ये मरीन भी कंज्यूम करते हैं एंड इसको स्टोर कर देते हैं एंड उसे फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल, फिर उसको हम यूज करते हैं एंड फिर वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये है मतलब कार्बन साइकिल। एंड फास्फोरस साइकिल क्या है, फास्फोरस साइकिल में वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाता, ये अर्थ क्रस्ट में रहता है एंड जब बारिश होता है तो ये क्या होता है, ये अंदर और ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये है फास्फोरस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 17,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक इन इंडिया। इंडिया में म्यूजिक का जो डेवलपमेंट हुआ है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तानसेन इज credited for the development of modern ragas like अयमान, गोरा एंड सनम। तो तानसेन इसे डेवलप नहीं करते। स्वामी हरिदास प्रोमोटेड म्यूजिक इन वृंदावन। ये जो स्वामी हरिदास है ये क्या है, गुरु ऑफ तानसेन है, गुरु ऑफ तानसेन। तानसेन का जो गुरु जो है महेश दास जिसे हम जानते हैं, तो उनके गुरु का नाम स्वामी हरिदास है एंड ये वृंदावन में म्यूजिक को प्रमोशन कर रहे थे। राजा मानसिंह प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द परफेक्शन ऑफ ध्रुपद स्टाइल ऑफ इंडियन म्यूजिकल सिस्टम। तो नॉर्थ इंडियन म्यूजिकल सिस्टम जो ध्रुपद म्यूजिकल सिस्टम है तो उसमें राजा मानसिंह का मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे 2, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो जो गारो, सनम एंड ईमान था ये अमीर खुसरो के टाइम पीरियड में ये डेवलपमेंट हुआ था, ना कि तानसेन के टाइम में। अमीर खुसरो तानसेन से प्रीवियस में थे। अमीर खुसरो प्राइमरीली सल्तनत पीरियड में थे। तो जब तानसेन पैदा हुए उससे पहले ही ये सारे जो रागा है, मॉडर्न रागा है, ये सारे डेवलप हो चुके थे। एंड जो इन वृंदावन में स्वामी हरिदास जो कि गुरु थे तानसेन का, वो भी क्या करते थे, उनका म्यूजिकल डेवलपमेंट में मेजर रोल रहा है। एंड राजा मानसिंह जो नॉर्दर्न इंडिया स्टाइल ध्रुपद है तो इसमें क्या करते हैं, इसके डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल देते हैं। एंड तानसेन जो राग जो डेवलप किए हैं वो है मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी एंड दरबारी। ये सारे रागस जो हैं ये तानसेन ने डेवलप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। Satellites in the polar orbit don't have to pass the north south pole precisely। ये अगर आप मैप में भी देखेंगे तो पोलर जो नॉर्थ साउथ पोल है उससे थोड़ा ये डिप्लेट करके रहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सही है। पॉइंट नंबर 2, सैटेलाइट इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आर सिंक्रोनाइज्ड सो दैट दे आर इन द कांस्टेंट ड्रॉ dawn and dusk to avoid at the suns at an angle। ये जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है ये सन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आउट इज लाइक स्पेन। तो इसमें क्या है, ये कोई अफेक्ट नहीं करता। तो डॉन हो या डस्ट को कोई अफेक्ट नहीं करता। पॉइंट नंबर 2 भी सही है। पॉइंट नंबर 3, अनलाइक सैटेलाइट्स इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दैट आर ऑलवेज ऑर्बिट अलोंग द अर्थ इक्वेटर। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, अर्थ के इक्वेटर पे रहते हैं। इन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट डोंट ऑलवेज हैव ए फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ। ये भी सही है। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है ये क्या करते हैं, इक्वेटर पे ही मूव करते हैं। बट जो लो अर्थ ऑर्बिट है इनका सैटेलाइट जो ऑर्बिट है फिक्स नहीं है। तो ये भी सही है। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्राइमरीली इक्वेटर के ऊपर रहता है एंड ये जो अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है तो उसी को ये फॉलो करता है एंड ये इसलिए ये एक कॉन्स्टेंट इमेज देता है। ये एक दिन जो 23 आवर्स एंड 54 मिनट्स 1 सेकंड में ये क्या करता है, एक राउंड लगाता है जो अर्थ का टाइम पीरियड है सन को रोटेट करने के लिए। तो ये भी उसी टाइम में करता है। एंड लो अर्थ ऑर्बिट जो प्राइमरीली रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो वो क्या है, ये स्टेशनरी नहीं है, ये मूव करते रहते हैं। एंड पोलर ऑर्बिट क्या है, जो ये पोल से नहीं है। ये इमेज में आप देख सकते हैं ये है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट ये है पोलर ऑर्बिट जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है, ये है पोलर ऑर्बिट का सैटेलाइट, ये है पोलर ऑर्बिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बट इनका ऑर्बिट क्या है, ये डिफ्लेक्टेड है थोड़ा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से। एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो ये आप देख सकते हैं अराउंड इक्वेटर ये मूव करते हैं। एंड लो अर्थ ऑर्बिट का कोई फिक्स नहीं रहता, ये इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेडिशन इन इंडिया। सेडिशन लॉ के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, sedition is a cognizable offense, non-bailable offense and non-compoundable offense in India। Yes, absolutely correct। ये cognizable है, non-bailable है and non-compoundable है। मतलब इसके अरेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, नो वारंट। वारंट के बिना भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 absolutely correct। पॉइंट नंबर 2, a person charged under the sedition law have to leave without their passport and must produce themselves in court। Yes, जो सेडिशन लॉ के अंडर जिसको ट्रायल किया जा रहा होगा तो उसको क्या किया जाएगा, वो पासपोर्ट नहीं दे सकते एंड उनको जब भी कोर्ट चाहे तो अपने पास में हाजिरा देने के लिए बुला सकता है। पॉइंट नंबर 2 भी एब्सोल्युटली करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, इन 2018 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड टू रिटेन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जो कि सेडिशन लॉ से डील करता है। तो रिटेन नहीं, इसको डिसमेंटल करने के लिए कहा है लॉ कमीशन ने। कहा है कि अब सेडिशन लॉ की जरूरत नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया अब आज़ाद है। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड टू रिपील द सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जो कि सेडिशन लॉ से डील करता है। एंड ये कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपार्टेबल ऑफेंस है। तो सेडिशन क्या है? ए पर्सन चार्ज अंडर सेडिशन लॉ इज बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, से ये बाहर रहता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। एंड कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर बोलता है तो उन्हें सेडिशन लॉ के अंडर लाया जाएगा, अंडर सेक्शन 124A। सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 124A क्या कहता है? An offense committed when any person by word or otherwise bring into hatred towards the government established by law in India। जो प्रॉपर चैनल से अगर कोई गवर्नमेंट बना है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई कुछ कहता है तो ये सेडिशन के अंदर काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ सेडिशन फर्स्ट 1937 में आया था। एंड जो जोगेंद्र चंद्र बोस थे, इन्होंने क्या किया था, ये पहले इंडियन थे जिन्हें सेडिशन लॉ के अंडर ट्रायल किया गया था। ये बंगोबासी एक न्यूज़पेपर था, उसके एडिटर थे। एंड ये एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल एक अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म करे थे, तो उसी के लिए इनको सेडिशन केस के अंदर चार्ज किया गया था। एंड इंदिरा गांधी भी 124A सेडिशन को कॉग्निजिबल ऑफेंस करते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट वेरियस केसेस जैसे केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? द सिटीजन्स हैव राइट टू क्रिटिसाइज और कमेंट द गवर्नमेंट। मतलब सिटीजन के पास ये राइट है कि वो क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट को एंड कमेंट करे। बट ये जो कमेंट है, ये क्रिटिसिज्म है, ये कोई वायलेंस को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, तभी ये प्रॉपर कहा जाएगा, नहीं तो उसको सेडिशन लॉ के अंडर ट्रायल किया जाएगा। एंड पी अल्लाभी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस भी आप देख सकते हैं 1982 में। यहाँ पे कहते हैं कि जो जुडिशरी अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो सेडिशन के अंडर नहीं आएंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या कहता है? ही इज रेफर्ड आज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी, इसी से आपको आंसर मिल जाना चाहिए। जो रामदेव मिश्रा है, इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं, रामदेव मिश्रा। तो उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ड्यू टू हिज एफर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के फॉर्मेशन में मेजर रोल निभाते हैं। तो रामदेव मिश्रा जी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इन्हें कहते हैं। एंड ये क्या थे? तो ये फाउंडर है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो BHU है उसमें बॉटनी डिपार्टमेंट को फाउंड करने में इनका मेजर रोल है। एंड ये इन्हें संजय गांधी अवार्ड इन फॉर एनवायरमेंट भी मिल चुका है। एंड ये क्या करते हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में अपना एक नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बनाया था, तो उसको बनाने में इनका मेजर रोल था। एंड बाद में यही जो कमेटी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज एंड क्लाइमेट को बनाने में मेजर रोल निभाते हैं 1984 में। तो इसी के साथ आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स, रिविजन नोट्स एंड लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेनी मोर थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड हमारे ऐप में आपको यूपीएससी सिलेबस, आईएएस टॉपर्स नोट कॉपी, योजना क्वेश्चन मैगजीन एंड बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।